हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार आप लोगों का फिर से न्यूटन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में सीखा है कि कोई सेल जो होता है वो कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपन ने पढ़ा था, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। मतलब वहाँ पर अपन जो केमिकल एनर्जी जो होते हैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पर एनोड कैसा होता है, उस पर क्या चार्ज होता है, कैथोड वहाँ पर कौन से चार्ज वाला होता है, वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई और क्यों वहाँ पर माइनस और प्लस होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब आज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को एक और जो इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका जो नोट्स जो है उसका PDF जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको एक रिवाइज्ड सिलेबस का PDF दिया था, 11th क्लास के लिए भी दिया था और 12th क्लास के लिए भी दिया था। तो 12th क्लास वालों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि उसमें जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं पहले आपको वो टॉपिक क्लियर करना है। जैसे मैंने आपको कल सेल पढ़ाया था, लेकिन सेल आपका जो है अभी हटा दिया है, लेकिन उसको पढ़ाने का एक मकसद है कि जो बेसिक चीज़ें जो आज अपन पढ़ने वाले हैं EMF, ये आपके टॉपिक में है, मतलब आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें से 12th क्लास के लिए। तो EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो विद्युत वाहक बल जिसको हिंदी में कहते हैं, अपन उसको समझने वाले हैं। लेकिन इनको समझने के लिए आपको सेल को समझना ज़रूरी होता है। तो अपन ने एक सेल पढ़ लिया है, डैनियल सेल जिसको कहते हैं, उसका जो मॉडर्न मॉडल होता है वो भी मैंने आपको समझाया कि वो कैसे बनाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज मैंने आपको समझाया है। और एक टॉपिक जो अपन ने उसके अंदर पढ़ा था वो आपको पूछा जाएगा रिवाइज सिलेबस में, आपका वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें समझा दी थी। आज और थोड़ी और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज अपन ज़्यादा जो अपन फोकस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे है। EMF आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले उसको कैसे अपन ज्ञात करेंगे ये सीखने के लिए आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ये पढ़ना ज़रूरी होता है। ये सेल आपको अलग से नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में इस सेल के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है। बस सीधी सी बात करेंगे और इससे फिर अपन किसी भी दूसरा जो आपका इलेक्ट्रोड है उसका जो है विभव कैसे पता कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पूरे सेल का भी पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्पेशल अलग से ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ है। आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव पता करना है, एक अकेले इलेक्ट्रोड का, पूरे सेल का पता करना है तब तो कोई बात नहीं। बहुत सारे तरीके जिससे अपन पूरे सेल का जो है विभव पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं, दोनों पता कर सकते हैं। लेकिन किसी एक इलेक्ट्रोड का अगर पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे? एक इलेक्ट्रोड का पता करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्यों पड़ेगा वो भी मैं समझाऊंगा। पहले इसको समझते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो देखो, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब यह इलेक्ट्रोड जो आपका बनने वाला है वो हाइड्रोजन का बनने वाला है। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन तो एक गैस होता है, हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं है। तो फिर इससे अपन इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले अपन प्लेटिनम का एक वायर लेने वाले हैं और इससे एक प्लेटिनम की प्लेट जो है उसको यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, लटका देंगे। ठीक है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, इतना काम करना है। उसके बाद ये जो प्लेटिनम का वायर होता है, हर चीज़ का रीज़न मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए इसमें होता क्या क्या है। इस प्लेटिनम के वायर को थोड़ा सा अपन बाहर निकाल देते हैं। ये प्लेटिनम का वायर जो होता है एक कांच की ट्यूब के अंदर लगा हुआ होता है। इसको अपन कांच की ट्यूब में फिक्स कर देते हैं। तो ये कांच के जैकेट या कांच की ट्यूब बोल सकते हैं अपन को, कांच की ट्यूब में, और इसमें थोड़ा सा जो है पारा भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? पारा। पारा जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी लाइफ टाइम जो है वो बढ़ा देता है, इसलिए पारा इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। इसको कांच की ट्यूब में क्यों फिक्स किया गया है वो भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को एक कांच का जैकेट होता है उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। अब ये कांच का जो जैकेट होता है इसमें यहाँ पर एक पार्श्व नली लगी होती है और ये जैकेट कुछ इस तरीके से होता है। इस जैकेट के यहाँ बॉटम में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ होल होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, पूरा जैकेट बना देते हैं पहले, फिर आपको इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम जो है एक बीकर में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया। ओके,
अब इस बीकर के अंदर अब अपने को इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जरूरत पड़ेगा, विद्युत अपघट्य का भी जरूरत पड़ेगा। तो इस बीकर के अंदर मैंने आपको कल सिखाया था कि जिस मेटल का यानी जिसका भी आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे कॉपर का बनाना है तो अपन कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, जिंक का बनाना होता है तो जिंक सल्फेट अपन ले लेते हैं, लेकिन अपने को यहाँ इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का बनाना है। लेकिन मैंने वायर जो है वो काय का लिया है, प्लेटिनम का लिया है। तो सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रोड है इसको मुझे हाइड्रोजन का बनाना है। अभी कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन का वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मुझे इसको हाइड्रोजन का बनाना है, तो यहाँ जो मैं सॉल्ट लेने वाला हूँ वो भी मैं हाइड्रोजन का ही कोई क्या लूँगा, यहाँ पर सॉल्ट लूँगा। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का सॉल्ट ले लिया HCl, ठीक है। अब इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 1m होता है। यहाँ मैं कंसंट्रेशन की बात करने वाला हूँ, 1m कंसंट्रेशन का मैं यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन लेने वाला हूँ। मतलब इस सॉल्यूशंस के अंदर HCl जो है उसकी मोलरिटी जो है वो कितनी होगी, 1। मोलरिटी मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या होता है, तो इसकी मोलरिटी कितनी, 1m। सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिया HCl का। ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है, मैंने इसको केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं कहा है, मैंने कहा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है पहले वो बता देता हूँ। यदि आपका जो कंसंट्रेशन जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हो उसका कंसंट्रेशन आपको कितना रखना है, 1m रखना है। पहली कंडीशन तो ये हुई उसको स्टैंडर्ड बनाने की। दूसरी कंडीशन आपकी ये होती है कि उसको आप टेम्परेचर रखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर मान 25 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको रखेंगे। और जो तीसरी कंडीशन होती है, यदि यहाँ पर आप गैस यूज़ कर रहे हो, गैस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो जो हाइड्रोजन गैस मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, तो इसका प्रेशर मैं रखूँगा 1 एटमोसफियर। ये कुछ कंडीशन होती है। अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई करके आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो तभी आप उसको स्टैंडर्ड बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है उसका कंसंट्रेशन रखा है 1 मोलरिटी, 1 मोल आप बोल सकते हो। अब ये काम तो हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स अपन ने ले लिया। अब ये जो वायर अपन ने लिया प्लेटिनम का, और यहाँ पर जो प्लेटिनम की प्लेट लगाई है इसको मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है। तो इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो पार्श्व नली यहाँ पर लगी हुई है इसमें से मैं प्योर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये हाइड्रोजन गैस 1 एटमोसफियर पर मुझे इसके अंदर प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही अंदर जाता है तो देखो मैंने ये जो प्लेटिनम की जो तार है इसको एक ट्यूब में बंद कर दिया था। क्यों ऐसा किया था उसको समझना। मुझे इस प्लेट को क्या बनाना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आने वाली है वो क्या होगी, इस प्लेट पर आकर क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। समझना बात को ध्यान से, ठीक है। ये और ये हाइड्रोजन गैस इस तार पर भी एब्जॉर्ब हो सकती थी, इसीलिए मैंने इस तार को क्या कर दिया, कांच की ट्यूब में बंद कर दिया, ताकि जो हाइड्रोजन गैस है ये केवल इस प्लेट पर एब्जॉर्ब हो, इस तार पर नहीं। ये रीज़न होता है इसको कांच में बंद करने का। अब जो हाइड्रोजन गैस आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो ये यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और बची हुई जो हाइड्रोजन गैस होती है नीचे जो होल होते हैं इनमें से यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ यहाँ से बाहर निकल जाती है, दोनों तरफ से यहाँ से कुछ हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बाहर निकलने लग जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर देखो ये HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl- में, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अधिशोषित होगी H+ आयन के फॉर्म में। यहाँ पर अधिशोषित होगी तो H+ के फॉर्म में ही होगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर इस प्लेट पर एब्जॉर्ब होने वाले H+ आयन्स और इस इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट H+ आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। जितना आयन यहाँ अंदर एब्जॉर्ब हुआ है उतना ही बाहर लिक्विड यानी बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होता है। तब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्ट जो होता है यानी विभव जो होता है वो शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है, शून्य होता है। तब जाके आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये कंप्लीट हो गया, बन गया। अब इस इलेक्ट्रोड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको समझना। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझ में आ गई कि आपका जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका विभव जो होता है वो शून्य होता है। अब इसका विभव शून्य होने से क्या बेनिफिट है वो भी मैं भी आपको समझाने वाला हूँ, उनको भी अपन समझेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट बात दूसरी ये है, इसको स्टैंडर्ड क्यों कहा वो भी मैंने आपको समझा दिया, इसका विभव 0 होता है ये भी मैंने समझा दिया। लेकिन इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिवर्सिबल होता है। इसका जो मैंने आप लोगों को कल इलेक्ट्रोलाइट सीरीज पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, उस सीरीज में आप देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर जो मैटर आती है और हाइड्रोजन के नीचे जो आता है उससे मैंने आपको कंपेयर करके बताया था। तो हाइड्रोजन का विभव उसके अंदर शून्य लिखा, वो बीच में होता है, उसका विभव 0 होता है। उसके ऊपर वाली माइनस में होती है, उसके नीचे वाली जो होती है वो प्लस में होती है। अब उसका 0 है तो एक चीज़ तो ये समझ में आती है, और दूसरी चीज़ आपको जो समझ में आने वाली वो है कि ये रिवर्सिबल की तरह काम करता है। मतलब ये 0 है तो ये इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब यदि आप इसको ऐसी मेटल के साथ जोड़ रहे हो
जो हाइड्रोजन के ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है मतलब उनको क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो इसका क्या होने लगेगा, रिडक्शन होने लगेगा। यदि आप इसको उस मेटल के साथ जोड़ रहे हो जो उस सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आ रही है, तो जो नीचे आ रही है मतलब उसका रिडक्शन होने वाला है, हाइड्रोजन ऊपर आ गया तो हाइड्रोजन का वहां पर क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। मतलब ये दोनों तरीके से काम करता है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी होगा कि H2 जो है वो 2H+ बनाएगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +1 में चला गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और यदि ये ऐसा करता है कि ये 2H+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये H2 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ। मतलब ये इलेक्ट्रोड जो है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसमें रिडक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसको किसके साथ जोड़ रहे हो, ठीक है। वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा। तो ये रिवर्सिबल की तरह काम करता है। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कंप्लीट रिएक्शन दोनों को मिलाकर अगर लिखूँ तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, H2 + 2H+ और यहाँ मैं लगाऊंगा रिवर्सिबल का साइन, ठीक है, और ये बनाएगा 2H+ + H2। इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो ये तो आपका गैस है, ठीक है, ये आपका जो है वाटर सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन जिसको अपन कहते हैं, जलीय विलयन, AQ लिखा जाता है यहाँ पर। ये भी आपका एक्वस है और ये भी आपका क्या है, गैस है। तो चलिए ये तो एक रिएक्शंस बताने का तरीका हो गया। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने सिखाया था, वो भी आप देख लें। अगर इस मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है, कैथोड एनोड में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे उसको भी आप समझेंगे कि इधर एनोड लिखा जाता है, हमेशा राइट हैंड साइड पर एनोड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आपका एनोड लिखा जाता है और राइट हैंड साइड पर आपका कैथोड लिखा जाता है, ये फिक्स होता है। तो देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा एनोड, इधर अपन लिखते हैं कैथोड। मैंने कहा था ना सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एनोड पर मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मैंने ये भी आपको सिखा दिया कल। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये H2 जो है ये गैस फॉर्म में है, इसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर इसका प्रेशर भी लिखेंगे साथ में 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है 2H+ में, और ये कहाँ होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो मैं यहाँ AQ लिखूंगा और इसका कंसंट्रेशन आपने कितना रखा है, 1m, तो मैं यहाँ ऐसे 1m लिख दूंगा। फिर सोल्ट ब्रिज आप चाहो तो बना सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से हो गया। कैथोड के लिए रिप्रेजेंट करूँगा तो ये किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर 2H+ जो है मतलब यहाँ रिडक्शन होगा, AQ एक्वस में होगा, ठीक है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1m होगा, ये कन्वर्ट होगा H2 में, और ये किस फॉर्म में, गैस, जिसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये कैथोड के लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ और ये एनोड के लिए हुआ, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो एनोड आपका नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ये नेगेटिव होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2H+ जो है वो एडजॉर्ब हो रहा है ना, इलेक्ट्रोड पर जाकर, कल मैंने सिखा दिया। तो ये पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से रिवर्सिबल काम करता है, ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है। और ये कैसे बनाया जाता है वो मैंने समझा दिया, ये किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी हेल्प से अपन किसी एक इलेक्ट्रोड का, मान लो पूरे सेल का आपको विभव निकालना, तो कैसे पता करते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। चलिए इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें जो भी आपको नोट करना है वो नोट कर लें। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और एक और बात, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का जो है जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ठीक है। और ये सारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है मैंने आपको याद करवाई थी, उसके बाद भी इनका जो वैल्यू है वो मैंने आपको याद नहीं करवाया था, याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल में आपको दिया होता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको एक बार देख लेना, क्योंकि मैं आपको जो आज न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ और जो आपको आगे समझाने वाला हूँ उसमें आपको उन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैल्यू आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, जो अब इसका क्या यूज़ है उसको यूज़ को समझेंगे कि मैंने इसको क्यों समझाया है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में विद्युत वाहक बल पता करने के लिए, किसी सेल का विभवांतर पता करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। कैसे उसको समझते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास कोई एक सेल है, जो कल मैंने समझाया था, छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। डेनियल सेल अपन ने कल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल जिसकी बात करें तो वो अपन ने पढ़ा था। यहाँ एक जो था आपका जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, तो ये मैंने यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। एक इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का होता है, तो ये कॉपर का ले लिया। यहाँ आपने लिया था ZnSO4, में ज़्यादा डिटेल में डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, कल मैंने समझा दिया है। यहाँ पर अपन लेंगे CuSO4, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज होता है, वो भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। फिर अपन ने इनको एक वायर से, एक वोल्ट मीटर से होते हुए इनको कनेक्ट कर दिया था। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा।
और जब पूरा कंप्लीट सेल बन जाएगा तो यहाँ वोल्ट मीटर में जो आपको विभव दिखेगा, जब इसके अंदर, अभी मैं आपको EMF और दोनों चीज़ बताऊंगा, तो यहाँ इसका जो विभवांतर आपको पता करना है, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, तो डिफरेंस समझा देता हूँ फिर समझना आसान हो जाएगा। एक होता है आपका विद्युत वाहक बल, ठीक है, और एक होता है विभवांतर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लेना। ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बात को ध्यान से समझ लेना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो इन दोनों का जो विभव है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, जो अपन ने पढ़ा था, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन अपचयन विभव की अगर बात करूं, तो वो दोनों का क्या है, भिन्न भिन्न है। एक का कम है, एक का ज़्यादा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, अपचयन विभव इसका ज़्यादा है और इसका अपचयन विभव कम है। इन दोनों के अपचयन विभव में या पोटेंशियल में डिफरेंस है, इसीलिए इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं। अगर इन दोनों के विभव में अंतर नहीं होता तो फिर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना मुश्किल था, ठीक है, नहीं होता, मुश्किल क्या होता ही नहीं। तो ये जो इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को अपन विभवांतर और विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझना। जब आपके सर्किट में कोई भी जो एनर्जी है वो, मतलब ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, जब आपके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब इन दोनों इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, विभव का जो अंतर है, उसी को अपन कहते हैं विद्युत वाहक बल। बात को नोट कर लेना, लाइन जो है मैंने जब कही है उसको नोट कर लेना। EMF, किसी सेल के EMF से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, तब उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो विभव का अंतर है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। बात को समझ लेना। और विभवांतर क्या होता है, जब आपके सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसके बाद इन दोनों की जो इलेक्ट्रोड के बीच जो विभवांतर होता है या विभव में अंतर होता है, उसी को विभवांतर कहते हैं। मतलब शॉर्ट में देखेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभव का अंतर है, उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल में, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसके बाद इन दोनों जो इलेक्ट्रोड के बीच जो विभव का अंतर आने वाला है, उसको अपन विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले इनको निकाला कैसे जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, उसको पता करेंगे सबसे पहले अपन। तो विभवांतर पता करना आसान है, पूरे सेल का विभवांतर पता करना आसान है। आपका सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, आपने तार को वोल्टमीटर से होते हुए जोड़ दिया, तो ये वोल्टमीटर जितना विभव बताएगा वही इस सेल का क्या हो गया, विभवांतर हो गया। परंतु सपोज मान लो कि मुझे उस पूरे सेल का नहीं निकालना है, मुझसे कहा गया है कि मुझे केवल ये Zn का जो इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, इसका विभव कितना है ये मुझे पता करना है। विभवांतर नहीं पता करना है, मुझे ये पता करना है कि ये जो विभव है इसका, इस अकेले इलेक्ट्रोड का, जिंक के इलेक्ट्रोड का, वो कितना है वो मुझे पता करना है। तब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी उसको समझना। अब देखो मुझे इसका निकालना है, किसका निकालना है, जिंक का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये मैं बना लूंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लिया, पूरे सेल का कैसे निकलेगा वो तो पता चली गया है ना, पूरा सेल कंप्लीट हो जाता है, अपन यहाँ वोल्टमीटर लगा देते हैं तो उससे उसका विभव पता चल जाता है सेल का। लेकिन मुझे केवल एक का निकालना है, जिंक इलेक्ट्रोड का अकेले का निकालना है। तो अकेले का कैसे निकलेगा उसको समझो। मैं क्या करूंगा कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके साथ मुझे जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है वो मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। तो सपोज मान लो मुझे जिंक का पता करना है, तो मैं जिंक का यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना लेता हूँ। सबसे पहले जिंक की रोड मैंने ले ली, ये मैंने जिंक का रोड ले लिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, Zn का रोड हो गया। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया ZnSO4, ओके। अब इन दोनों का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने सोल्ट ब्रिज भी लगा दिया। सोल्ट ब्रिज मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, जिसको नहीं आता है वो वहाँ जाकर देख ले। तो ये मैंने सोल्ट ब्रिज इसमें लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसको कनेक्ट कर दूंगा एक वोल्टमीटर से होते हुए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ जाना अब क्या होने वाला है। तो अब मुझे इसका विभव पता करना था, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा उसको समझना। ये जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने कहा था ये रिवर्सिबल होता है। अब जिंक जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन होने वाला, मतलब यहाँ रिएक्शन होने वाली Zn से आपका बनेगा Zn2+, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने वाले हैं। इसका क्या होने लग जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में ये क्या करेगा कि जो 2H+ है ये वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H2 गैस में वापस से ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेल कंप्लीट सेल रिएक्शन भी पहले लिख लेते हैं। ये Zn से आपका बनेगा Zn2+, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है और ये 2H+ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा और ये आपका H2 बनाएगा, ठीक है। अब इसको मैं पूरा प्लस करके लिख देता हूँ, Zn+2H+, ये बना रहा है Zn2+ और H2, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी आपका एक्वस है और ये आपका गैस है। तो ये तो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया। अब आपको देखना है कि ये आपका जो वोल्ट मीटर है ये यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज का जो है वो बता रहा है, विभव यहाँ पर कितना बता रहा है। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ जो विभव आएगा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तभी पता चलेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.76 वोल्ट का यहाँ पर विभव आने वाला है, ठीक है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, परिपथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइप से इसमें सेल रिएक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर इसमें रिडक्शन होगा। इस तरीके से जब आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि 0.76 वोल्ट का इसमें क्या आया, विभव, ये बता रहा है वोल्ट मीटर। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसके विभव की अगर मैं बात करूँ तो इसका विभव जो है वो तो 0 होता है, तो इसका तो हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ जो टोटल आपको ये आ रहा है 0.76, ये किसका होगा, ये इस जिंक का होगा क्योंकि इसका 0 होता है। तो जब भी आपको किसी अकेले एक इलेक्ट्रोड का विभव पता करना है तो उसको आप सीधा किसके साथ कनेक्ट कर दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दो। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करोगे तो इसका विभव तो 0 होता है, तो जो यहाँ पर वोल्टमीटर में आपको जो विभव बताएगा वो किसका होगा, इस Zn का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका विभवांतर जो है वो पता कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई। किसी एक इलेक्ट्रोड का पता करना है तब आप उसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि इसका जो विभव होता है स्टैंडर्ड का वो 0 होता है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया इसलिए जाता है इसको, ठीक है। तो ये तो किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव पता करना आपको आ गया। सेल का आपको जब विभव पता करना है तो ये पूरे सेल का यहाँ पर बता रहा था 0.76। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ रहा था कि वहाँ पर वो कितना बताता है, 0.76 आपको बता रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि आपसे अकेले जिंक के बारे में कहा गया था, तो मैंने कहा कि इसका आपका 0 था, तो जो आपका एक और जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहा है उसका कितना है, 0.76। पूरा क्लियर मैं आपको उसको करके भी दिखा देता हूँ, एक बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वो कैसे हुआ। तो किसी भी सेल का जब भी आपको EMF निकालना है, इसको निकालने के लिए जैसे मान लो E और EMF मुझे निकालना है पूरे सेल का, तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, E सेल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि जब भी आपको किसी सेल का EMF पता करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जो EMF की अगर मैं बात करूँ तो जो पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कैथोड का ज़्यादा होता है, एनोड का क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हमेशा जब भी आपको किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, विद्युत वाहक बल जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, E जो है इसमें से आप कैथोड में से, इसके कैथोड में से आप क्या माइनस करेंगे, एनोड को क्या कर देंगे, एनोड का जितना भी पोटेंशियल है वो माइनस कर देंगे। तो चलिए ऐसे आप निकाल के देख लेते हैं कि जो पूरे सेल का जो था, अभी अपन ने वहाँ पे जो भी किया था उससे करके देखते हैं। जो पूरे सेल का था वो कितना आया था, 0.76। मैंने ये कहा कि सेल का इतना बता रहा है, और आपका जो कैथोड था उसका कितना था, 0, क्योंकि कैथोड आपका क्या था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का था, तो उसका कितना था, 0, और माइनस एनोड का जो है वो आपको पता करना था कि वो कितना है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर E जो है ये अपने को पता करना है, तो एनोड मैंने ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इधर माइनस का है, इधर इसको लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो E जो है ये एनोड इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये ऐसा कैसा, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 0.76 हो गया। तो E जो है आपका एनोड का कितना आ जाएगा, माइनस 0.76, प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा। अब आप उस टेबल में चेक करें
जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ उसमें जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे जो जिंक का आपको जो वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है -0.76। तो डायरेक्टली नहीं लिखना है कि वो जो वहाँ पर आपको दिख रहा है वो आपके जो है जिंक का ये वो है, लेकिन आपको इस तरीके से इसको सोल्व कर लें तो आपको पता चलेगा कि वो माइनस में या प्लस में, एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। किसी भी सेल का आपको निकालना है तो आपको समझ में आ गया होगा। सेल का भी निकालना है तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर अगर आपको कैथोड का निकालना है तब भी यही इक्वेशन यूज़ करना है। जब भी आपको EMF सेल का निकालना होता है तो यही इक्वेशन यूज़ किया जाता है, E कैथोड माइनस E एनोड। अब सेल का तो मुझे पता था, कैथोड का भी मुझे पता था, मुझे यहाँ पर एनोड का नहीं पता था। एनोड का मुझे जिंक का अकेले का पता करना था, तब भी मैं इसी इक्वेशन से उसको निकाल सकता हूँ। तो एग्जैक्ट आ जाएगा कि E एनोड इज इक्वल टू -0.76। एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको समझ में आ गई कि जब भी आपको सेल का EMF निकालना है तब आपको कैथोड में से एनोड को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और भी तरीके से इसको लिखा जाता है। चलिए और भी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखा जाता है। अभी मैंने आपको कहा था जब भी अपन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो इधर अपन एनोड लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे अपन क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है E सेल इज इक्वल टू यहाँ पर E, ठीक है, यानी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड, ये सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, ये किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। तो E की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कैथोड आपकी अगर अपन बात करें तो राइट हैंड साइड पे होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड का आ रहा है, ठीक है, और इसमें से माइनस करना आपको लेफ्ट, ठीक है। ऐसे भी राइट और लेफ्ट से भी लिखा जाता है, कैथोड एनोड से भी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब चलिए अपन कुछ न्यूमेरिकल के साथ छोटा सा एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको पूरा ये क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको अपन किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो मोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल आपको डेनियल सेल का निकालना है। तो डेनियल सेल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसमें आपको जो आपका केमिकल रिएक्शन होती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जिंक जो होता है वो Zn2+ बनाता है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये आपका ऑक्सीडेशन है, मतलब ये आपका क्या है, एनोड है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और कैथोड के बेसिस पे भी लिख सकते हो। ये भी मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जब भी आपको सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे भी लिख सकते हो। मैंने कहा कैथोड में से एनोड माइनस किया जाता है तो E यहाँ पर आप लिख दो रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, ऐसे भी आप लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो एक चीज़ और ये भी आप नोट कर लेना, है ना। रिडक्शन मतलब कैथोड, कुल मिला के कैथोड ही हुआ। तो यहाँ 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यहाँ आप सीधा कैथोड लिख सकते हो, ठीक है। फिर अपन कैथोड को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं तो आप यहाँ राइट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होता है तो यहाँ पर रिडक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब अपन डेनियल सेल का EMF पता करेंगे। तो डेनियल सेल में एक रिएक्शन तो हो गई आपका ऑक्सीडेशन वाली, एनोड वाली, और दूसरी रिएक्शन जो होती है उसमें ये होती है कि जो Cu2+ होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये Cu बनाता है, ठीक है, क्लियर। मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ, मतलब ये आपका हो गया कैथोड। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा तब उसमें आपको यहाँ पर इन दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है यानी रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ रहेगा। अभी आप लोग क्या करें कि जो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरीज़ दिया हुआ उस सीरीज़ में से आप यहाँ पर इनका वैल्यू जो है वो लिख दें। मैंने अभी आपको बताया था कि इसका वैल्यू होता है -0.76, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 0.34, ठीक है, इसका वैल्यू ये होता है। अब आपको सेल का EMF पता करना है। तो EMF जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब अपन पता करेंगे, तो कोई वोल्टमीटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो अपन इस वैल्यू से सीधा निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था जब भी अपने को E सेल निकालना है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, E कैथोड, ठीक है, माइनस E एनोड, ठीक है। तो E सेल निकल जाएगा। कैथोड आपको दिया हुआ 0.34, इसमें से माइनस करेंगे E एनोड, एनोड का आपको कितना दिया हुआ माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -0.76, ठीक है। अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 0.34 प्लस 0.76, तो देखिए कितना आ रहा है, 6 और 4 आपका हो जाएगा 0, 0, 1, 1.00 मतलब 1 वोल्ट। कितना आ गया, 1 वोल्ट। ये आपका किसका आ गया, सेल का, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि EMF आपको कैसे पता करना है। जब भी किसी सेल का आपको EMF निकालना है तब आप क्या करेंगे, कैथोड में से एनोड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। न्यूमेरिकल जब भी आएगा तब आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और न्यूमेरिकल केवल इतना ही नहीं आता है कि आपको उसका EMF लिखना है। देखो यार 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपको ये 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन एनोड है और कौन आपका कैथोड है। यहाँ पर आपको देखना है। तो आपको जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वो आपका एनोड की तरह काम करेगा। हो सकता है कि आपको रिएक्शन भी ना लिखा हुआ दे, आपको केवल मेटल दे दे,
ठीक है। तो मेटल दे देंगे तो आपको कैसे पता करना है कि कौन ऑक्सीडेशन का काम करेगा, कौन रिडक्शन का काम करेगा, वो सारी चीज़ मैं समझा देता हूँ, फिर आपको एक न्यूमेरिकल में इस तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा। सपोज मान लो कि आपको एक केमिकल रिएक्शन नहीं दिया होता और आपको ये दिया होता कि एक जिंक का इलेक्ट्रोड आपको लेना है, एक कॉपर का लेना है, राइट। बात को समझना ध्यान से, और आपको ये वैल्यू तो दिया हुआ रहेगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ रहेगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि आपको बताना है कि इसमें से कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू पर जाना है। यहाँ पर वैल्यू जो ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव दिया हुआ रहता है, जिसका ज़्यादा है उसका अपचयन जल्दी होगा। तो 0.34 ज़्यादा है कि -0.76 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये तो माइनस में, ये प्लस में, तो ये ज़्यादा है, मतलब इसका क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, इसका अपचयन होने वाला है, मतलब ये आपका कैथोड का काम करेगा। तो आप बता दोगे कि जो कॉपर है वो कैथोड होगा और आपका जिंक जो है वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, कम है, इसके कंपेयर में ये कम है। तो पहली चीज़ तो ये पता चल गई। फिर ये पता चलने के बाद आप केमिकल रिएक्शन लिख दोगे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका केमिकल रिएक्शन लिखना है, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है। तो चलिए इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, और इसका रिडक्शन होगा, आपको पता चल गया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा देना, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस कर लेना। प्लस करने का तरीका मैंने सिखाया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका Zn है और यहाँ आपका Cu2 प्लस है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Zn2 प्लस आपका ये यहाँ पर Cu। और इस एक और इम्पोर्टेंट बात आपको लिखना है, जो ये है जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो मेटल है, तो इसको यहाँ सॉलिड लिख दो। इस पर चार्ज आ गया है मतलब ये विलियन के अंदर होगा, जलीय विलियन के अंदर, तो एक्वस लिख दो। यहाँ इस पर चार्ज आ गया तो इसको एक्वस लिख दो, और ये सॉलिड है। तो दूसरी आपकी ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो पूरे सेल का जो है वो विभव कितना है, या इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो EMF कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। एक और चीज़ आपसे जो पूछा जाता है वो है कि इस सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिखना है एनोड, यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिखना है एनोड और राइट हैंड साइड पर आपको लिखना है कैथोड, ठीक है। तो एनोड में क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, Zn कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस पे, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। फिर आपका Cu2 प्लस जो है ये रिड्यूस हो गया Cu में, ठीक है। ये सॉलिड है, ये एक्वस है। अब यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन से अगर उसका कंसंट्रेशन आपको कहा गया है कि 1 m है, तो आप चाहे तो यहाँ पर 1 m लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपका एक्वस है, इसके बारे में भी कहा गया, इसका जो कंसंट्रेशन है 1 m है, तो यहाँ 1 m लिखें, और ये आपका सॉलिड है। तो इस तरीके से ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो ये 4-5 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, और किस तरीके से आप सेल का EMF पता करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे एक बार और देखते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं आपको किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको एक सेल को रिप्रेजेंट करा गया है। एल्यूमिनियम आपका सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है Al3 प्लस में, ये एक्वस है आपका, का कंसंट्रेशन 1 m आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया गया है, और यहाँ पर आपका Zn जो है वो 2 प्लस से कन्वर्ट हो गया है Zn में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक्वस 1 m और ये आपका सॉलिड है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, मतलब सीधी सी बात है कि ये आपका हो गया एनोड, ठीक है, और ये आपका हो गया कैथोड। ये तो आपको यहाँ इसको देख के समझ में आ गया है। अब आपसे इसमें कहा गया है कि आपको इसमें इन दोनों की अर्ध सेल अभिक्रिया लिखनी है, मतलब एनोड की रिएक्शन पूरी आपको अलग से लिखना है, कैथोड का रिएक्शन आपको लिखना है, और पूरा कंप्लीट सेल रिएक्शन भी आपको लिखना है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये वाली केमिकल रिएक्शन अपन लिखेंगे। तो एनोड है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीधी सी बात है, आप उस सीरीज में चेक कर लेना। एल्यूमिनियम पहले आता है, उसके बाद जिंक आता है, तो जो ऊपर आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर भी वही किया गया है। तो ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 प्लस चार्ज आया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि रिएक्शन कैसे लिखना है। ये आपका एल्यूमिनियम था, ये सॉलिड है, अब ये कन्वर्ट हो गया Al3 प्लस में, मतलब सीधा ये है कि इसने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इस तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन बनाना आना चाहिए। तो ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया, किसका, ये हो गया आपका एनोड का हाफ सेल रिएक्शन, जिस पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक काम तो आपका हो गया।
दूसरा हाफ सेल रिएक्शन लिखना है आपको कैथोड का, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो Zn2+ था अभी इस पे 2+ है, मतलब ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद अपन बराबर करेंगे, फिर ये कन्वर्ट हो गया आपका Zn में, इसका रिडक्शन हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट में पीछे लिख रहे रिडक्शन, ठीक है। लेकिन अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप इन दोनों को प्लस करके नीचे नहीं लिख सकते हो। जितना इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है लूज कर रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर नहीं सकता क्योंकि इस पर 2+ चार्ज है। आपको कहा गया यहाँ पर देखो Zn पे 2+ चार्ज लगा गया, मतलब ये 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो दोनों को अपने को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 है तो इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 3 का कर देंगे, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, दोनों 6 हो जाएंगे, बराबर हो गया। चलिए प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करके मैं अलग से लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ। 2 का यहाँ किया तो ये हो गया 2Al, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये यहाँ पर हो जाएगा 2Al3+। तो समझ में आ गया होगा कि एक एल्यूमिनियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, 2 एल्यूमिनियम कितने करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को। वैसे भी यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 6 आ ही जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 3 Zn हो गए, अब 3 Zn2+ हो गए, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो देखो बराबर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करा है, 6 ये गेन भी कर लेगा। तो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 Zn। इतना करने के बाद दूसरा काम आपको करना है, ये सॉलिड है तो ये आपका एक्वस है, ये एक्वस है तो ये आपका सॉलिड है। अब ये तो हो गया हाफ सेल रिएक्शन, अब कंप्लीट हुई है ना। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना। तो चलिए कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख देते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2Al ये सॉलिड फॉर्म में, प्लस ये आपका 3 Zn2+ जो एक्वस है, और ये बनाएगा आपका यहाँ पर 2Al3+ एक्वस, प्लस क्या बचा 3 Zns। तो ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो सवाल आप करेंगे तो आपके जितने भी अगर कुछ और भी डाउट्स रह गए हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, आप ध्यान से इसको देख लेंगे। आपसे कहा गया है कि जो कॉपर है 1m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर कॉपर की छड़ को डुबोया गया है, और ऐसे ही आपसे कहा गया है कि 1m आपके पास निकिल सल्फेट है और इसके अंदर जो है निकिल की छड़ को क्या किया गया है, डुबोया गया है। पहले क्वेश्चन जो है वो समझ लें। और इन दोनों का आपको अब चयन विभव दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, कॉपर का है +0.34 और निकल का दिया हुआ है -0.25। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, यही दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब आपसे इसमें कुछ सवाल किए गए हैं, एक एक सवाल को अपन यहाँ से सोल्व करने का कोशिश करेंगे। अब जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आपसे इसमें किया गया है कि यहाँ पर कौन एनोड है और कौन यहाँ पर आपका कैथोड है। तो सबसे पहले इसी सवाल का अपन आंसर देते हैं। चलिए, मैंने कहा कि जो कैथोड होता है, नहीं समझ में आया तो नोट कर लेना बात को, जो कैथोड होता है उसका जो आपको अपचयन विभव दिया होता है वो ज़्यादा होता है। जिसका ज़्यादा है वो आपका कैथोड है, जिसका कम है वो एनोड है। या फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जा सकते हैं, जो ऊपर आता है वो एनोड है और जो सीरीज में नीचे आता है वो कैथोड है। तो चलिए यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, कॉपर का है। ये प्लस में, ये तो माइनस में, ये प्लस वाला ज़्यादा है। मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका कैथोड है वो आपका क्या हो गया, आपका कॉपर जो है वो कैथोड का काम करेगा और जो आपका निकिल है वो आपका एनोड का काम करने वाला है। समझ गए। अब केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे उसको समझ लो। केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आप ये देख, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि इस पर कितना चार्ज आने वाला है, इस पर कितना चार्ज आने वाला है, तो यहाँ जो आपको सोल्ट दिया हुआ उसको देखें, NiSO4, SO4 पर 2- होता है, मतलब सीधी सी बात है Na पर 2+ होगा। यहाँ पर भी SO4 में 2- होता है तो कॉपर पे 2+ होगा, मतलब दोनों पे 2+ चार्ज आने वाला है। तो आपके लिए रिएक्शन लिखना आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यही कहा गया कि सेल रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो सेल रिएक्शन अपन लिखते हैं
तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले अपन एनोड की बात करेंगे। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ये निकल जो है आपका ये Na2+ बनाएगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, ये सॉलिड है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉपर कैथोड का काम करेगा। तो इस पर ये Cu2+, ये भी आपका एक्वस है, ये यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको गेन करेगा और ये बना देगा आपका कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में होगा। दोनों रिएक्शंस को प्लस करेंगे तो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगा। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं Na सॉलिड फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस, इधर बचा Cu2+, जिस पर यहाँ है आपका एक्वस और ये कन्वर्ट हो जाएगा। Na जो है Na2+ में कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ लिखो Na2+, ये आपका एक्वस है, प्लस ये आपका हो जाएगा Cu और ये आपका सॉलिड है। तो ये देखो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गया। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। चाहो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में पीछे लिख सकते हो कि यहाँ पर हुआ है आपका ऑक्सीडेशन, मतलब ये आपका एनोड है, और यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, मतलब ये आपका कैथोड है। ठीक है, अब तीसरा सवाल जो आपसे किया गया है वो ये है कि आपको निकालना है इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या हुआ, तो मैंने आप लोगों से कहा था रिप्रेजेंट करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर अपन लिखते हैं एनोड, राइट हैंड साइड पर अपन लिखते हैं कैथोड। ठीक है, तो एनोड में क्या हुआ, एनोड में हुआ यहाँ पर आपका जो ये निकल है ये सॉलिड फॉर्म में था, ये ऑक्सीडाइज हो गया Na2+ में, और ये हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1m सॉल्यूशन था, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 1m। ठीक है, फिर सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका जो कॉपर 2+ है Cu2+, जो एक्वस फॉर्म में है और इसका कंसंट्रेशन है 1m, ये कैथोड पे हो रहा है, ये आपका रिड्यूस्ड हो गया Cu में, तो ये सॉलिड हो गया। ठीक है, अब ये भी आप समझते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मतलब ये आपका नेगेटिव है, तो चाहो तो आप यहाँ ब्रैकेट में ऐसे नेगेटिव बना दें और यहाँ आप लिख दें ऐसे पॉजिटिव। तो ये आपका सेल को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। पूरा कंप्लीट आपको इस तरीके से इसको प्रदर्शित करना है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस के आंसर हो गए कि आपका कौन एनोड है कौन कैथोड है। दूसरा, यहाँ पर कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है वो हो गया। तीसरा, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को प्रदर्शित कैसे करते हैं वो हो गया। चौथा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है कि आपको यहाँ पर सेल का EMF ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया कि यहाँ पर आपको जो EMF पता करना है सेल का। तो सेल का जब भी EMF पता करना होता है तो मैंने कहा है कैथोड में से E कैथोड माइनस E एनोड, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कैथोड देखो आपको कितना दिया हुआ है, कैथोड की बात करें तो आपका कैथोड कौन था, यहाँ पर ये रहा कॉपर दिया हुआ है 0.34, इसमें से आपको माइनस करना है एनोड। एनोड का कितना है, एनोड का दिया हुआ माइनस में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। ठीक है, अब जो ये E है, E सेल इज इक्वल टू माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसको आप जोड़ लें 4 5 आपका 9 3 2 आपका 5, यानी 0.59 ये प्लस में आया है। तो ये आपके सेल का क्या हो गया, EMF हो गया 0.059। तो इस तरीके से अपन ने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। बहुत ही आसान है आपके लिए किसी भी सेल का EMF पता करना। डेफिनेशन EMF का क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। जब बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तब जो 2 इलेक्ट्रोड है उनके बीच में विभव का जो अंतर होता है उसी को सेल का EMF कहा जाता है। तो ये दोनों के विभव का अपन ने अंतर निकाल लिया। दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का क्या अंतर है, अंतर मतलब माइनस, तो कैथोड और एनोड के जो विभव में क्या अंतर है वही तो अपन ने निकाला यहाँ से। तो यही आपके सेल का क्या हो गया, EMF हो गया। इसको ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब उससे भी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझना, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना उसका एक एप्लीकेशन भी हो जाएगा। क्या, एक न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा थ्योरी सुन लो कि कोई भी सेल जो होती है उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। मैंने आपको पहले ही दिन समझाया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो कभी कभी आपको केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं।
अभी मैं आपको उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी थ्योरी सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 2 इलेक्ट्रोड दिए हुए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि उनका जो रिडक्शन विभव दिया होता है उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैथोड में से एनोड को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब आप माइनस करेंगे तो आपको देखना है कि जो आंसर है ई सेल जो आपका आ रहा है, यानी पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव आता है, समझ रहे हो ना बात को, मैंने क्या कहा, कैथोड में से एनोड को जब आप माइनस करते हो इलेक्ट्रो पोटेंशियल को, और अगर पूरे सेल का कंप्लीट जो आपका विभव यहाँ पर आया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आया है, अगर वो पॉजिटिव आता है तभी आपका सेल जो है उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर ये माइनस में आता है तो वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाता हूँ ये बात, ठीक है, इतना आप नोट कर लें। चलिए आप लोग जो है अब सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे कि सपोज मान लो कि आपको 2 रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब इसका यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो दिया हुआ है। दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों का रिडक्शन, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ Zn2+ का जो है ये माइनस में होता है 0.76, ठीक है, और कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34। ये अपन ने जो यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन भी हो जाएगा, और इस तरीके से अगर आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम में तो वो भी हो जाएगा। यहाँ ये पूछा जाता है कि ये आपको दिया हुआ है, अब आप यहाँ जो है कौन सा जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो पॉसिबल है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि मैं इससे 2 रेडॉक्स रिएक्शन बना सकता हूँ, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो सपोज मान लो कि मैं दोनों बना दूँ कि एक बार तो मैं क्या करूँ, जो Zn है और Cu को 2+ ले लूँ और Zn को एक साथ रिएक्शन लिख रहा हूँ, अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं अलग अलग लिख के सिखा देता हूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। एक बार मैंने क्या करा, जो Zn है इसका रिडक्शन करवा दिया, ये Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। फिर मैंने क्या करा, कॉपर को 2+ फॉर्म में ले लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। एक रिएक्शन मैंने ये लिख दी। दूसरी रिएक्शन में ऐसा लिख दूँ कि जो कॉपर है वो Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा हो और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, और Zn जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये आपका क्या बना रहा है, Zn बना रहा है, ठीक है। अब कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और जो आपका जिंक है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस कंप्लीट रिएक्शन इसको लिखता हूँ तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या बनेगा, Cu है प्लस Zn2+ है। Cu जो कन्वर्ट हो गया Cu2+ में और Zn2+ कन्वर्ट हो गया Zn में। समझना बात को ध्यान से, यहाँ कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे तो क्या बनने वाली है, ये आपका Zn प्लस ये आपका Cu2+। Zn जो है Zn+ में कन्वर्ट हुआ और Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हुआ, दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ पर जिंक जो है ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है, यहाँ कॉपर ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी या ये पॉसिबल होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। मैंने कहा था जब भी आप किसी सेल का ईएमएफ निकालते हो तो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो रिडक्शन हो रहा है, या मैं यहाँ सीधा लिख दूँ कि जो आपका कैथोड होता है उसमें से आप एनोड को माइनस करते हो, ठीक है। कैथोड का देखो, आपका कैथोड यहाँ पर कौन बना है, कॉपर बना है, तो इसका कितना आ रहा है 0.34, इसमें से आपको माइनस करना है एनोड का कितना दिया हुआ, -0.76। तो चलिए ब्रैकेट में लिखते हैं -0.76। अब ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.34 प्लस 0.76। जब इसको आप प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 1.1 वोल्ट। अब ये आपका प्लस में आया है, मतलब ये रिएक्शन तो ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। इसका भी करके देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ भी आपको कैथोड में से एनोड को माइनस करना। अब मैं डायरेक्ट माइनस करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपका कैथोड का काम कौन कर रहा है, जिंक, तो जिंक का कितना है -0.76, -0.76। अब इसमें से मुझे माइनस करना है एनोड का, तो एनोड को यहाँ पर कॉपर का कितना दिया 0.34, प्लस का है लेकिन ये फॉर्मूले का जो माइनस है, प्लस माइनस उसको माइनस कर देगा और ये आ जाएगा 0.34। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन दोनों को प्लस करूंगा तो माइनस का आंसर आएगा 1.1 वोल्ट। अब ये देखो माइनस का आया है, मतलब ये वाली रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टोटल जो ईएमएफ आ रहा है सेल का जब मैं निकाल रहा हूँ तो वो काय में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। लेकिन ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि इसका जो ईएमएफ आया है वो काय में आया, पॉजिटिव आया है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं। इससे रिलेटेड ये जो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा नहीं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स 1-2 और हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद कल अपन ईएमएफ का ही टॉपिक पढ़ने वाले कि ईएमएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन वो पता करेंगे अपन नर्नस्ट इक्वेशन से।
जो नर्नस्ट इक्वेशन है उससे किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे पता किया जाता है वो और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट समझना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो इतने सारे टॉपिक जो हैं वो कम किए गए हैं उसमें से जो मुझे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लगता है ईएमएफ वाला। तो ईएमएफ आपको कैसे पता करना है वो पूरा आपको ये आना चाहिए। और ईएमएफ जब सेल का पॉजिटिव होता है तभी वो सेल रिएक्शन पॉसिबल है, यदि आपका ईएमएफ माइनस में आता है तो वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। या इन दोनों से मिलाकर अपन ने दो टाइप की रिएक्शन बनाई थी, एक ये वाली जहाँ पर Zn जो है वो एनोड का काम कर रहा है, कॉपर जो है वो कैथोड का काम कर रहा है, दूसरी ऐसी जिसमें कॉपर एनोड का काम कर रहा है और जिंक जो है कैथोड का काम कर रहा है। लेकिन ये वाली रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुई है क्योंकि इसका जो टोटल ईएमएफ आया वो माइनस में आया है, लेकिन ये पॉसिबल हो गई है क्योंकि इसका टोटल ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव आया है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आप ईएमएफ पता करोगे वो एक नर्नस्ट इक्वेशन से भी होता है, वो मैं आपको कल समझाने वाला हूँ। मिलते हैं कल की क्लास में। और आप लोग अभी तक के जितने भी नोट्स जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट्स जो हैं आज के चैनल के नीचे पीडीएफ में मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है।